हॉस्टल शहर से थोड़ा बाहर था और उसके चारों ओर सिर्फ सुनसान जंगल था। यह हॉस्टल करीब पुरानी एक इमारत में बना था जो पहले किसी राजा की शिकारगाह हुआ करती थी। लोग कहते थे कि उस जगह में कुछ तो अजीब था, लेकिन हम दोस्तों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। मेरे रूममेट्स समीर और युवराज बहुत ही मजेदार थे, लेकिन हॉस्टल के नए नियम हमें परेशान कर रहे थे। वार्डन ने शाम 7 बजे के बाद किसी भी कमरे से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसे तुरंत हॉस्टल से निकाल दिया जाता। इस सख्ती के कारण हॉस्टल में रात को कोई चहल पहल नहीं होती थी और अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। एक रात करीब 2 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में सो जाऊंगा, लेकिन मेरी नजर युवराज के बेड पर पड़ी। उसका बेड खाली था। मैं घबरा गया। युवराज तो सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोता था, फिर वह इतनी रात को कहाँ गया? मैंने समीर को उठाया और उसे युवराज के गायब होने के बारे में बताया। समीर ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन जब उसने युवराज का खाली बेड देखा तो वह भी घबरा गया। हम दोनों ने मिलकर युवराज को ढूंढने का फैसला किया। हमने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर गलियारे में झांका। गलियारे में एकदम अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। वार्डन से बचने के लिए हम अपनी सांसें रोककर चल रहे थे। तभी हमें दूर से एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई हमारे ही नाम पुकार रहा हो। हमने एक दूसरे को देखा और डर के मारे पीछे हटने लगे। पर तभी समीर की नजर गलियारे के आखिरी सिरे पर लगे एक पुराने धूल भरे शीशे पर पड़ी। उसने मुझे इशारा किया। हम दोनों ने शीशे की तरफ देखा। शीशे में हमें युवराज की परछाई दिखाई दी, जो गलियारे के आखिरी कमरे की तरफ जा रही थी। हमने राहत की सांस ली और तेजी से उस कमरे की तरफ भागे। जब हम कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। हमने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर युवराज जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और वह किसी से बात कर रहा था। उसके चारों तरफ कुछ और भी परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो युवराज के साथ घूम रही थीं और गुनगुना रही थीं। हम हैरान रह गए। समीर ने युवराज का नाम पुकारा। युवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने फिर से आवाज दी, युवराज क्या कर रहा है? इस बार युवराज ने धीरे धीरे अपनी गर्दन हमारी तरफ घुमाई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आवाज भी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह एक बूढ़ी औरत की आवाज में बोल रहा था, तुम भी आओ, तुम भी आओ हमारे साथ। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें समझ में आ गया कि युवराज को किसी भूत ने अपने वश में कर लिया था। हम दोनों चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस बूढ़ी औरत की हंसी पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी और गलियारे में अब सिर्फ उसकी परछाई हमें दिखाई दे रही थी। समीर ने घबराकर शीशे की तरफ देखा तो उसमें एक भयानक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो समीर की परछाई के पीछे खड़ी थी। समीर ने चीखना शुरू कर दिया और हम दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तभी दरवाजे की कुंडी टूट गई और हम दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। हमने सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो युवराज अपने बिस्तर पर सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी शक्ल पर वही शांति थी जो सोने से पहले थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा
और हमें समझ में आ गया कि जो कुछ भी हुआ था वह सब सिर्फ हमें दिखाने के लिए था। हॉस्टल का भूत हमें डरा रहा था और वह हमें बताना चाहता था कि यह जगह अब भी उसकी है। हम दोनों ने रात भर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। उस रात के बाद हम दोनों ने हॉस्टल से जाने का फैसला कर लिया। युवराज ने भी कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह आधी रात को कहाँ गया था। आज भी जब भी हम उस हॉस्टल की बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि उस रात हॉस्टल का भूत हमें बस एक चेतावनी दे रहा था, और अगर हम उस रात वहां और रुकते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। हॉस्टल की वह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी।